हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि हम बात करने वाले हैं शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे इस विषय की इकाई 2। जी हाँ, इकाई 2 की ये हमारी चौथी और अंतिम क्लास है। जी हाँ, ये 4th क्लास है और लास्ट क्लास है। इसके बाद इकाई 2 खत्म और कल जो वीडियो आएगी वो होगी इकाई 3 की शुरुआत कर देंगे, जो हमारी आखिरी इकाई है। यानी ये चैप्टर भी समाप्त होगा, ये सब्जेक्ट भी समाप्त होगा और फिर नया विषय लेकर आ जाएंगे। तो स्टूडेंट, शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे की इकाई 2 की आज हमारी चौथी और अंतिम क्लास है, जहां हम सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर को समझेंगे। यहां से भाई बहुत सारे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर आते हैं आए 5 नंबर का तो आना ही आना इस इकाई से भी। तो हम 5 नंबर आज कैसे हासिल करना है, क्या प्रश्न आ सकते हैं वो सीखेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, एंड तक बने रहना, मिस मत करना, स्किप मत करना वरना 5 नंबर खो दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इसके पहले और विषयों की वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके चैनल पे प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको बाकी विषय संज्ञान अधिगम, बाल विकास, गणित शिक्षण वगैरह जितना भी है, पेडागोजी, प्रोफिशिएंसी सब मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारी बैच, हमने इसके पहले इकाई 2 की बात की थी, इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे इस इकाई को शुरू किया था। इसके ब्लूप्रिंट देखे थे, 25 अंकों की इकाई होती है। ब्लूप्रिंट में जो मार्क्स होते हैं आप चाहो तो पॉज करके पूरा देख सकते हो, क्योंकि पहले प्रीवियस 3 क्लासेस में ब्लूप्रिंट समझा चुका हूं। आज फिर से ब्लूप्रिंट समझाऊं सही नहीं होगा। ठीक है, समय व्यर्थ नहीं करेंगे, आज सीधा क्वेश्चन पे बढ़ चलते हैं। ठीक है, और बैच की इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी आपको दे ही दी गई है। बैच आप परचेस कर ही सकते हैं, हमारा उम्मीद बैच। सीटेट क्रैक करना है तो जुलाई के लिए, और एमपीटीडी का सिलेबस अब तक नहीं खरीदा है तो भाई देर किस बात की, खरीद लो, ऑफर चल रहा है। इसके बाद प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, जैसे एग्जाम क्लोज आएगी प्राइसेस बढ़ेंगे, तो पहले खरीद लोगे तो पढ़ने का समय भी ज्यादा मिल जाएगा, कम पैसे में मिल जाएगा। लाइव क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर, पीआईक्यू सब मिल जाएगा। नोट्स के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके कोर्स इंफॉर्मेशन लेके परचेस कर ले। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सही विकल्प चुन के लिखिए। यहां पर जो सवाल दिया है उसमें से एक मल्टीपल क्वेश्चन है, उसमें से एक सही जवाब ढूंढना है। तो सवाल है, बालक जिनके संप्रेषण की समस्या होती है, ऐसा बालक जिनको बातचीत करने में, संप्रेषण में प्रॉब्लम होती है और उनका स्वर या वाणी अन्य समान बालकों से अलग होता है, उनकी भाषा जो थोड़ी अलग होती है, वह स्वयं भी सजग होता है कि वह अपनी बात कहने में असमर्थ है। बच्चे को पता होता है कि वो बोलने में प्रॉब्लम होती है, उसको, उसकी वाणी मधुर नहीं होती। यह कथन किसने है, ये किसने कहा? ये पूरा जो बालक के बारे में बताया है, संप्रेषण और भाषा के बारे में, ये कथन किसका है? तो ये कथन है राइपर जी का। ध्यान रखिए, किसका कथन है? राइपर का। ये संप्रेषण के बारे में कि बच्चे का संप्रेषण खराब है, बच्चे की भाषा बोली खराब है, ये बात बच्चे को पता है। ठीक है, तो ऐसा कथन किसने कहा है? ये राइपर जी ने कहा है। दूसरी बात, वंचित होना बाल्य जीवन की उद्दीपक दिशाओं की न्यूनता है, ये परिभाषा किसने दी? वंचित होना यानी दूसरों से अलग थलग रहना। ठीक है, तो ये जो उत्तेजना, उत्तेजक, ये जो कारण है, ये जो बुरी चीज हमारे बच्चे के साथ होती है, ये कथन किसका है? ये सबसे लोवेस्ट लेवल चीज की बात है ना। सबसे हीन भावना जो हमारे साथ सबसे बुरा जो हो सकता है वो वंचित होना, यानी कोई हमको छोड़ दे, एकदम वंचित कर दे, सबसे निकाल दे, सबसे बुरी फीलिंग होती है। तो उस बुरी फीलिंग में ये जो पूरी कहावत है, ये जो पूरी कथन है, ये परिभाषा जो है किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है भाई साहब हमारे गार्डन जी ने। किसने दी है? गार्डन, याद रखिएगा, ये परिभाषा गार्डन की है। ठीक, ऊपर वाला राइपर की और ये गार्डन की। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ऐसे बालक अधिकतर 96% अनुशासित होते हैं। कौन से ऐसे बालक होते हैं जो 96% तक पूरी तरह से डिसिप्लिन होते हैं, एकदम हमेशा डिसिप्लिन? मंदबुद्धि बालक, वो तो डिसिप्लिन नहीं होता, ये तो सबको पता है, तो ये सही जवाब तो नहीं होगा। पिछड़े बालक, भाई ये भी पिछड़े, ये भी नहीं होते। समस्याग्रस्त, ये भी नहीं हो सकते। सही जवाब प्रतिभाशाली बालक। जी हाँ, प्रतिभाशाली बालक जो बहुत प्रतिभाशाली होता है वो 96% तक हो सकता है कि डिसिप्लिन रहेगा एकदम। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। महिलाओं से भेदभाव का प्रमुख कारण क्या होता है? महिलाओं से जो भेदभाव होता है, महिला पुरुष में जो भेदभाव किया जाता है, खासकर महिलाओं के साथ जो एक्सप्लॉयटेशन, अत्याचार होता है, उसके पीछे मेन कारण क्या है? क्या कारण? कि पुरुष प्रधान समाज, हमारा समाज पुरुष प्रधान है, मतलब पुरुषों को ही पहले प्राथमिकता मिलती है। क्या इस वजह से? फिर सामाजिक परंपराएं, हमारे समाज में परंपराएं भी बहुत सारी हैं, जैसे कि दहेज प्रथा, घूंघट प्रथा, सती प्रथा, बहुविवाह प्रथा, या फिर महिला ही विदा होके जाएगी अपने घर से छोड़ के, तो इस प्रकार की प्रथा है। या नारी की संकीर्ण सोच, औरतों की जो छोटी सोच होती है, औरतों को भी अपने अधिकार के बारे में नहीं पता, कि उनको तो ये लगता है कि हाँ भाई शादी के बाद हमारी विदाई होती है, बेटियां पराया धन होती है, घर छोड़ना पड़ता है, ऐसी सोच उनको भी पता रहती है, मतलब समाज उनके अंदर डाल देता है। तो ये सारी प्रॉब्लम है। तो सही उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी। जी हाँ, सही उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ये सारे कारण जो है, ये कारण है किसलिए? महिलाओं के भेदभाव, महिलाओं के साथ जो भेदभाव होता है उसके कारण है। तो महिलाओं सजग हो जाओ। 5वां, जेंडर सशक्तिकरण का देखिए अगला, जेंडर सशक्तिकरण का प्रमुख संकेतक है। जेंडर सशक्तिकरण का प्रमुख संकेत क्या है? यानी जेंडर जो है मजबूत हो रहा है, यानी महिला पुरुष सब बराबर आ रहे हैं एकदम, तो इसका सबसे प्रमुख संकेत किससे मिलता है? क्या, किस बात से इशारा मिलता है? विकास में जेंडर, आरक्षण में जेंडर, ये तो बहुत पहले से है।
शिक्षा में जेंडर, उपरोक्त सभी। तो हम बोलेंगे भाई इसका सही उत्तर क्या होगा, उपरोक्त सभी। ये सारी की सारी चीजें है ना, ये सारी चीजें होंगी तभी जाकर महिला का सशक्तिकरण होगा या जेंडर का सशक्तिकरण होगा। महिलाएं की परिस्थिति सुधरेगी, वो मजबूत बनेंगी। कब, जब भाई उनको विकास में भी दोनों का विकास बराबर होगा, शिक्षा में दोनों बराबर रहेंगे और आरक्षण में भी दोनों बराबर रहेंगे, तब जाके भाई उनका विकास होगा। अभी 33% महिलाओं का आरक्षण बिल जो है पास हो चुका है लोकसभा से, राज्यसभा से, है ना। 2029 के चुनाव में आपको 33% महिलाएं दिखाएंगी नेता के रूप में, ये कंपलसरी है, फिक्स हो जाएगा। ठीक, पिता की मृत्यु के बाद पुत्र वारिस होता है, यह प्रतीक है। पिता के बाद पुत्र जो होता है, बेटा जो होता है, अपने पिता की प्रॉपर्टी का मालिक होता है। ये किस बात की इशारा करता है, पुरुष प्रधान समाज की ओर। किसकी तरफ, पुरुष प्रधान समाज की ओर इशारा करता है। ठीक, जेंडर के प्रकार होते हैं कितने, सबको पता है, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर जो होता है, थर्ड जेंडर जो होता है ना। तो टोटल कितने प्रकार होते हैं भाई, 3 प्रकार। जेंडर के कुल कितने प्रकार होते हैं, 3। ध्यान रखिएगा, यहां पर 2 उत्तर 3 लिखा है, तो 3 प्रकार होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला, जेंडर की चर्चा की जाती है। भाई जेंडर की जो चर्चा की जाती है किस लिए, शिक्षा के इतिहास को जानने के लिए नहीं, स्त्री तथा पुरुष शिक्षा समानता के लिए शायद हो सकता है, या फिर विकलांग बालकों के विकास के लिए नहीं। विकलांग बालक में जेंडर क्या, विकलांग तो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, ये तो बिल्कुल नहीं। फिर प्रतिभाशाली बालक के लिए ऐसा नहीं, प्रतिभाशाली तो लड़का लड़की दोनों हो सकती है ना, तो जेंडर की बात इनके लिए नहीं होगी। तो सही जवाब क्या होगा, स्त्री तथा पुरुष शिक्षा की समानता के लिए, महिला पुरुष दोनों समान शिक्षा ग्रहण करें, इसके लिए ही जेंडर की चर्चा की जाती है। वरना हमें किसी जेंडर से क्या लेना देना, हम तो भाई शिक्षक है, हमें पढ़ाना है, लड़का लड़की कोई भी पढ़ाना है, पर दोनों को समान पढ़ाना है, इससे जेंडर की बात हम करते हैं। अगला, शालाओं में जेंडर का प्रतिबिंब किया जाता है, प्रतिबिंबन किया जाता है। स्कूल में जेंडर्स की बात की जाती है, ऐसा क्यों, ये जो भी चीजें होती है क्यों, बालिकाओं की शिक्षा की उन्नति के लिए शायद हो सकता है, विद्यालय विकास के लिए, विद्यालय का विकास तो भाई बच्चे से भी हो सकता है, ठीक है, चलो ये भी मान लेते हैं। शिक्षकों की उन्नति के लिए, टीचर का क्या होगा इस जेंडर की वजह से, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है। तो सही जवाब क्या होगा, बालिकाओं की शिक्षा की उन्नति के लिए, लड़कियों का एजुकेशन सुधरे, अच्छा बने, इसलिए जेंडर की बात होती है स्कूलों में। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से पुल्लिंग कौन सा है, इसमें आपको पुल्लिंग यानी मैस्कुलाइन जेंडर पहचानना है। ठीक है, मैस्कुलाइन जेंडर। अब आपको अगर ग्रामर पहचानने में दिक्कत होती है, ग्रामर आपको नहीं आता, इंग्लिश व्याकरण आपको नहीं आता, हिंदी व्याकरण नहीं आता, तो हमने डीएलएड का ग्रामर का पूरा प्लेलिस्ट बनाया है, एक सीरीज बनाई है जिसमें कई सारे वीडियोस हैं। बेसिक ग्रामर, नाउन प्रोनाउन संज्ञा सर्वनाम से लेके पूरा है, पूरा जाकर देख लेना, समझ जाओगे ग्रामर का, है ना। क्लास होने के बाद, अभी नहीं चले जाना, बस वीडियो छोड़कर निकल लिए, अभी नहीं जाना है, वीडियो पूरा होने के बाद फुर्सत में जाकर डीएलएड ग्रामर की पूरी प्लेलिस्ट सीरीज देखो। 15-15 मिनट की वीडियो है, 10-10 मिनट की वीडियोस है, बहुत शॉर्ट वीडियोस, और एकदम बेसिक ग्रामर 100% समझ जाओगे। ठीक है, तो इसमें से राधा लड़की होती है, श्यामा लड़की होती है, सीता लड़की होती है, कमलकांत लड़का होता है, तो ये पुल्लिंग जेंडर है। तो सही जवाब क्या होगा, कमलकांत। ठीक है, ये हमारा सही जवाब, पुल्लिंग पहचानने बोला था। ठीक, अगला, आरसीआई की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, सन 1992 में, 1992 में। आरसीआई की स्थापना 1992 में, सन 1992 1992 में की गई थी। इसको रट लेना, ध्यान में रख लेना। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निशक्त जन व्यक्ति अधिनियम 1995 में कुल कितने अध्याय हैं, भाई कितने अध्याय हैं, 14। निशक्त जन जो अभिव्यक्ति है उसमें टोटल अध्याय जो है, टोटल 14 अध्याय दिए गए हैं। ठीक है, ये निशक्त जनों के लिए जो अध्याय बने थे उसमें 14 अध्याय हैं। फिर निशक्त व्यक्ति अधिनियम की रूपरेखा की आधारशिला रखी गई, कब रखी गई, कहां रखी गई, तो पाइचिंग में। ठीक है, निशक्त व्यक्तियों के लिए भी कुछ नियम कानून होने चाहिए, उनके कुछ अलग से अधिकार होने चाहिए। इसके लिए पहली बार कोई नियम कानून बनाने की जो मीटिंग हुई थी वो कहां हुई थी, पैंचिंग में हुई थी। पैंचिंग याद रखिएगा, पैंचिंग में हुई थी, याद रखना इसको। ठीक है, अगला, शाला में आवश्यक है, शाला में क्या आवश्यक है, शौचालय, बिजली, पीने का पानी, या सभी भाई सब जरूरी है, सबका सब जरूरी है भाई। शौचालय भी होना चाहिए, बिजली भी चाहिए, पीने का पानी भी चाहिए, ताकि लड़का लड़की किसी को कोई दिक्कत ना हो शाला आने में। अगला, शाला की प्रभावशीलता को बढ़ा सकता है, यानी शाला स्कूल की वैल्यू और बढ़ सकती है, स्कूल का इफेक्ट और बढ़ सकता है। कैसे बढ़ सकता है, प्रयोगशाला से, प्रैक्टिकल लैब से, पुस्तकालय लाइब्रेरी से, खेलने का मैदान प्लेग्राउंड से। भाई तीनों स्कूल में तीनों चीजें आवश्यक है, जिस स्कूल में तीनों चीजें होंगी वो स्कूल सबसे ज्यादा अच्छा होगा, है ना। तो उपयुक्त सभी, यानी सही उत्तर क्या होगा, उपयुक्त सभी। ये सारी चीजें मिलकर स्कूल को बहुत अच्छा बना सकती हैं। आगे बढ़े, अभी हो गया हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। अब आते हैं हम सीधा सीधा कहां पर, रिक्त स्थानों के ऊपर, रिक्त स्थान की बात करेंगे। वंचित होना बाल्य जीवन की उद्दीपक दिशाओं की न्यूनता है, किसने कहा था, ये गार्डन ने, अभी तो हमने पढ़ा था, गार्डन की परिभाषा है। दूसरा, आरसीआई की स्थापना सन 1952 में हुई थी, अभी जस्ट हमने पढ़ा 1952 में हुई थी। वर्तमान संविधान के 93वें संशोधन में क्या लिखा है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रावधान है, राइट टू एजुकेशन, RTE, है ना, राइट टू एजुकेशन। 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, यह संविधान के 93वें संशोधन में लिखा है, 93rd अमेंडमेंट में लिखा हुआ है।
फिर विकलांग जन अधिनियम सन 1995 में पारित हुआ। विकलांग जन यानी जो विकलांग लोग होते हैं उनके लिए जो अधिनियम बनाया गया था, कौन से सन में? 1995 में, ध्यान रखेंगे 1995 में यह अधिनियम आया था, विकलांग जन अधिनियम। रट लेना इसको, ऑब्जेक्टिव्स को रिवाइज कर करके वीडियो देख के रट लेना पूरा अच्छे से, ठीक है। अगला, डिसलेक्सिया मूलभूत संज्ञानात्मक असमर्थताओं पर आधारित होती है जिनका उद्गम प्राय संरचनात्मक होता है। डिसलेक्सिया जो बीमारी होती है वो बीमारी जो मूलभूत संज्ञानात्मक असमर्थ, संज्ञानात्मक मतलब है समझ पाना, भावनाओं को समझ नहीं पाना, ऐसे भावनाओं के बीच दिक्कत हो जाना, तो ऐसी बीमारी को डिसलेक्सिया बोलते हैं। और ये डिसलेक्सिया वाले बच्चे जो होते हैं वो दिखते तो हैं कि बेवकूफ है, मंद बालक है, लेकिन वो किसी एक काम में बहुत एक्सपर्ट होंगे, खेलने में एक्सपर्ट होंगे, ड्राइंग में, म्यूजिक में, किसी काम में बहुत एक्सपर्ट होंगे, ठीक है। वो बहुत संरचनात्मक यानी कि क्रिएटिव होते हो बच्चे, पढ़ाई में तो पीछे होते लेकिन बाकी किसी एक काम में बहुत आगे होते दूसरों से। फिर डिसकैलकुलिया है ना, डिसकैलकुलिया का संबंध गणित अधिगम तथा गणित संबंध है। डिसकैलकुलेशन है, डिसकैलकुलेशन कैलकुलेशन है तो भाई गणित से ही संबंधित होगा बीमारी। अगला, विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास कहां हुआ? यूरोप में। जो विशिष्ट शिक्षा है यानी कि भाई स्पेशल एजुकेशन है, इस प्रकार का एजुकेशन, इस प्रकार की शिक्षा का शुरुआत सबसे पहले कहां हुआ? तो यूरोप में हुआ। अगला, बाधितों हेतु सहायक उपकरणों का निर्माण कहां होता है? कानपुर में। जी हाँ, जो भी श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित रहते हैं ना, ऐसे बच्चों के लिए जो उपकरण बनते हैं, कान की मशीन है ना, आंखों के लिए कुछ चश्मा, कुछ ऐसा खास जो बनता है वो कानपुर में बनता है। कानपुर की फैक्ट्री मैन्युफैक्चर होता है, सरकार के द्वारा बनाया जाता है, ठीक। मानसिक बाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान हैदराबाद में है, ठीक है। पागल खाना जो है वो हैदराबाद में है। मानसिक बाधा, पागल खाना नहीं बोलेंगे, मानसिक तरह की कोई बाधा है, खैर इसको लोग मेंटल हॉस्पिटल या साइकोलॉजिकल भी बोलते हैं, लेकिन हम बोलेंगे कि मानसिक बाधा के लिए, जिनमें मानसिक रूप से कुछ बाधा है, जिन बच्चों में, बालकों में, पुरुषों में, व्यक्तियों में, मनुष्यों में, उनको भाई हैदराबाद में ले जाया जाता है। वहां पर एक संस्था है, वो लोग स्पेशली ध्यान रखते हैं, सुधार करते हैं। अगला, अस्थि बाधितों हेतु संस्थान, अस्थि मतलब हड्डी वाली प्रॉब्लम, ठीक है, तो ऐसी संस्था कहां है हमारी? दिल्ली में। जिन बच्चों में अस्थि बाधिता होती है, हड्डियों को कोई दिक्कत होती है, उन बच्चों के लिए संस्था कहां बनाया गया है? दिल्ली में। वैसे तो प्राइवेट बहुत से हैं पर गवर्नमेंट की बात हुई तो वो दिल्ली में स्थित है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक वाक्य के उत्तर वाले का। प्रश्न है, ऑटिज्म किस प्रकार का रोग है? तो भाई एक मानसिक रोग है, मेंटल है ना, ध्यान रखेंगे मानसिक रोग है। ऑटिज्म जो है एक मानसिक रोग है। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? तो लुइस ब्रेल ने, फ्रांसीसी लेखक लुइस ब्रेल ने। पता होगा आपको, हमने पढ़ा है ब्रेल लिपि में। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि मतलब आईक्यू जिसे हम बोलते हैं ना, आईक्यू बोलते हैं, बुद्धि लब्धि आईक्यू, ठीक है। तो जिनका बुद्धि लब्धि यानी होशियारपना जिसको बोलते हैं, होशियारी जो नापी जाती है ना, वो एक पैमाना है, बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उनको मध्य बुद्धि बालक कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी थी? क्रो एंड क्रो ने, याद रखेंगे, क्रो एंड क्रो ने बुद्धि लब्धि के ऊपर परिभाषा दी है, ठीक है। जिस भी बालक का बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू 70 से कम होता है वो बालक मंद बुद्धि बालक कहलाता है। यह परिभाषा किसकी है? क्रो एंड क्रो की परिभाषा है, याद रख लेना, रट लेना। अगला, अफेजिया किस प्रकार की विकृति है? अफेजिया किस प्रकार की विकृति यानी बीमारी है, तो किस टाइप की बीमारी है? तो ये भाई अफेजिया जो है मस्तिष्क की ऐसी विकृति है, दिमाग की थोड़ी सी विकृति खराबी है, जिसमें बालक के बोलने, लिखने तथा बोले एवं लिखे हुए शब्दों को समझाने या प्रकट करने में अनियमितता और अस्पष्टता का विकार होता है। यानी बच्चा लिख तो लेता है पर लिखने के बाद उसको पढ़ने में, पढ़ के हमको सुनाने में, समझाने में दिक्कत होती है, तो ऐसी बीमारी को बोलते हैं अफेजिया बोलते हैं, अफेजिया बोलते हैं, ठीक है। ये मस्तिष्क की दिमागी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, उसके वजह से समय के साथ ये भी ठीक हो जाता है, बड़े होते हैं तो। गणित अधिगम तथा गणित संबंधी प्रश्नों को हल करने की असमर्थता क्या कहलाती है? डिसकैलकुलिया। पढ़ा है हमने। गणित वाला है तो भाई डिसकैलकुलिया फिक्स है, शब्दों वाला है तो वो डिसलेक्सिया, ठीक। डिसग्राफिया का कोई एक लक्षण लिखिए। डिसग्राफिया में क्या होता है? इसमें जो बालक होता है वो निश्चित अक्षर एवं शब्द लिखने में कठिनाई का अनुभव होता है, यानी इसको ऐसा ए बनाना नहीं आता, कुछ ऐसा बनाएगा, ठीक है। यानी कोई भी अक्षर जैसा होना चाहिए वैसा ना बना के थोड़ा सा प्रॉब्लम है उसको बनाने में ना, थोड़ी सी दिक्कत जाए उसको उस अक्षर को बनाने में, किसमें होता है? डिसग्राफिया में होता है। क्लियर? ध्यान रखेंगे। अगला, डिसलेक्सिया का प्रमुख कारण क्या है? यानी जो डिसलेक्सिया बीमारी होती है, जो तारी जमीन में पिक्चर में वो छोटे से लड़के ईशान को थी, तो उस बीमारी का कारण क्या है? डिसलेक्सिया प्रमुख रूप से तंत्रिका तंत्र संबंधित विकृति, तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम जो होता है ना हमारे अंदर, जो कुछ नसें होती हैं उनकी वजह से ऐसा होता है। आगे चल के मजबूत होती हैं तो सुधर जाता है समय के साथ। फिर राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद का मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय पुनर्वास रिहैबिलिटेशन जो है, नेशनल रिहैबिलिटेशन जो सेंटर है वो कहां है हमारा? नई दिल्ली में है। 8वां, CWSN का पूरा अर्थ लिखिए। CWSN मतलब क्या होता है? चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, इसका मतलब क्या है? चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, CWSN है ना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, विशेष, स्पेशल मतलब विशेष, नीड्स मतलब आवश्यकता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ठीक।
तो ये हो गया भाई CWSN का पूरा अर्थ। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चंस, ये हो गया हमारा आज की क्लास जिसमें हमने भाई इकाई की पूरी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकते थे पहले पढ़े, उसके बाद हमने आज ऑब्जेक्टिव की क्लास भी कंप्लीट की और सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स, हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, एक वाक्य वाले, रिक्त स्थान सब हमने पढ़ ली। तो ये हमारी आज की क्लास खत्म होती है, ये इकाई 2 भी आज यहीं खत्म होती है। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो इकाई 3 की पहली वीडियो होगी, यानी आखिरी इकाई हम स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर को भी खत्म करेंगे बहुत जल्दी ही। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों, क्लासमेट, फ्रेंड के साथ शेयर करें। अन्य विषयों की वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट को चेक करें, वहां भी कई सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जहां से अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और कोर्स जरूर परचेस करें भाई, समय बहुत कम रह गया है जिसकी वजह से अपनी तैयारी को 100% बूस्टअप दे, ताकि बाद में मलाल नहीं रह जाए कि परसेंटेज कम पड़ गए। थोड़ा सा और बढ़िया से कोर्स से पढ़ लिया होता तो परसेंटेज हाई होते, मेरिट लिस्ट में जाते तो अच्छा रहता। ठीक, कोई देरी ना करें, कोर्स जरूर परचेस करें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।